नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों 2024 का जो बजट आया राइट नाउ जुलाई 23 में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये लगा था बेसिकली कि कॉमन पीपल के लिए या स्पेशली जो पुअर पीपल है उनके लिए कुछ ना कुछ राहत मिलेगा बेसिकली दोस्तों। लेकिन आप लोगों ने बहुत पहले एक मूवी देखा था लगान के नाम से, आमिर खान जी का मूवी देखा था, और लगान मूवी में आप देख रहे थे कि किस तरह से मतलब कि उस पार्टिकुलर सिचुएशन में वहाँ पे टैक्स को जो है वसूला जाता था। मतलब अगर आप मान के चलिए कि आपका फसल हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो टैक्स आपको पे करना ही करना है। बेसिकली इस मूवी में आपका वो थीम जरूर याद होगा। तो अब हम इन चीज़ों को कंपेयर तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आपको बिल्कुल कट थ्रॉट जो सिनेरियोज है भारत के राइट नाउ, मतलब इंडियाज़ का जो टैक्सेशन सिस्टम है, उन चीज़ों पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में केस स्टडी आज के इस सेशन के माध्यम से करेंगे कि एक नॉर्मल व्यक्ति हो या फिर आपका मिडिल क्लास हो, वो किस तरह से अलग अलग टैक्स फॉर्म को जो है वो पे करता है भारत सरकार को स्पेशली। और अगर हम बात करेंगे कि सामने से फिर वो पार्टिकुलर क्या सर्विसेज मिलता है या फिर क्या नहीं मिलता है उसके बदले में, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बातें हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे देश में अगर हम बात करेंगे टैक्सेशन सिस्टम का, तो अलग अलग प्रकार से काफ़ी जो है मतलब कि टैक्सेशन का जो भी मामला है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या फिर दोस्तों आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो। और इसी बीच में आपको याद होगा साल 2017 में हमारे भारत में आ गया जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब अल्टीमेट वो भी एक तरह का क्या है आपका टोटली आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सिचुएशन ऐसा है कुछ दोस्तों कि अगर हम अपने भारत में टैक्सेशन सिस्टम की डिटेल्स में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से है। एक साइड में है आपका सेंट्रल टैक्स जिसमें आपका एक्साइज ड्यूटी जो आपका मैन्युफैक्चरिंग पे लगेगा, सर्विस टैक्स हो गया, फिर इसके बाद आपका डेवलपमेंट टैक्स, सरचार्ज, सेस, बीच में जो है कोविड आया था तो उसके ऊपर भी जो है एक सेस लिया गया था। इसके बाद अगर हम स्टेट टैक्स की बात करेंगे तो वैल्यू एडेड टैक्स, देन आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेस टैक्स, लग्जरी टैक्स, गैम्बलिंग टैक्स, ऐसे कई सारा इंपॉर्टेंट टैक्स है दोस्तों। देन इसके बाद उससे भी अगर आपको दिल नहीं भरा तो फिर फाइनली आपका अगर हम बात करेंगे आपका दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे आपको मन किया, जैसे कि पैसा आपके पास नहीं है लॉटरी खेलने का, तो उसके ऊपर टैक्स, अगर आप कार खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर एक अलग सा टैक्स, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, मतलब हर जगह टैक्स 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 जो भी आपका टैक्स है दोस्तों। और इसी बीच में अगर आपको सर दर्द हुआ तो फिर आपको पैरासीटामोल खाना होगा, और पैरासीटामोल अगर आप खाइएगा तो उसके ऊपर आपका 12% का जीएसटी लग जाएगा। मतलब कुल मिला के बात ये हो गया दोस्तों कि गवर्नमेंट आपसे जो टैक्स पे मतलब कि जो टैक्स आपसे ले रही है, चाहे वो डायरेक्ट के फॉर्म में हो या फिर आपका इनडायरेक्ट के फॉर्म में हो, तो अल्टीमेट वो सर्विसेज भी मिलना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा राइट्स है कि सरकार से हम इस तरह के सवाल को पूछा जा सके फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर मान लीजिए सर्विसेज हमको गुड क्वालिटीज़ का नहीं मिल पा रहा है तो ये फिर एक चिंता वाली बात है दोस्तों, क्योंकि एक गरीब पीपल अगर भारत में क्या उम्मीद करता है किसी भी मतलब के पार्टिकुलर गवर्नमेंट से, चाहे वो गवर्नमेंट प्रेजेंट हो या फिर इससे पहले वाला गवर्नमेंट हो, तो उसको एक अच्छा हेल्थ मिलना चाहिए, एडुकेशन मिलना चाहिए, अच्छा सड़क मिलना चाहिए, बिजली, पानी, यही सब चीज़ें हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है रोजगार दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन राइट नाउ अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों से अगर हम बात करेंगे, आई थिंक इसमें आप जो है आप वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं करने का इस पार्टिकुलर वीडियोस में थोड़ा सा सोचने का है कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उससे हमको सर्विसेज क्या मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखिए कि आप मान के चलिए कि कोई एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं एज फॉर एग्जाम्पल, और अगर वो प्रॉपर्टी मान लीजिए कि वो 50 लाख रुपया का है, और आने वाले 10 सालों के बाद अगर उसका इन्फ्लेशन के बाद वैल्यूएशन बढ़ा तो वो 80 लाख हो गया, तो जब उस प्रॉपर्टी को आप अगर बेचिएगा तो उसके ऊपर भी टैक्स है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आ जाता है आपका फाइनेंशियल एसेट्स में। देन इसके बाद अगर आपका शॉर्ट टर्म कोई ऐसा एसेट है उस पर अगर आप बेचेंगे तो वहां पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो आप या हम हर जगह तो टैक्स पे कर ही रहे हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया था कि पूरे भारत में जो है 0.04% जो है कुछ ऐसे भी किसान हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर किसान हैं। अब देखिए कुछ किसान तो ऐसे हैं
जो बेचारे क्या है कि दूसरे की रेंटेड ज़मीन पे खेती करते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो अपने ही ज़मीन पे छोटा मोटा जो है खेती करते हैं, और कुछ किसान ऐसे हैं दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत बड़े लेवल पे किसान है, जो रिचेस्ट है स्पेशली। और हमारे भारत के लॉ के हिसाब से क्या है कि किसानों के ऊपर टैक्स नहीं लग सकता है। चलिए हम भी उसके साथ है कि टैक्स नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जो रिचेस्ट किसान है वो 0.04% है, अगर उनके ऊपर मान लीजिए टैक्स नहीं लगा तो एटलीस्ट मान के चलिए मिनिमम 50,000 करोड़ रुपया जो है टैक्स का जो है वहाँ पे माफ़ी हो जाता है, जो रिचेस्ट किसान है स्पेशली। लेकिन फिर भी भारत का अगर लॉ की बात करेंगे तो वहाँ पर किसानों के ऊपर टैक्स नहीं है, और मे भी वो होना भी चाहिए, लेकिन जो रिचेस्ट किसान है उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ से एक टैक्स का बेस बन पाएगा। अब आप ये सोचते होंगे कि हम तो सैलरीड नहीं है, मतलब हमारा पर मंथली इनकम नहीं है, हम तो मतलब कि टैक्स नहीं पे करते हैं। लेकिन दोस्तों आप डायरेक्ट टैक्स नहीं पे करते होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट तो करते होंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल मार्केट से कुछ सामान खरीदने गए तो उसमें आप जीएसटी तो दे ही रहे हैं ना। हवाई जहाज का यात्रा कर रहे हैं तो सर्विस टैक्स आप दे ही रहे हैं। टिकट जो खरीदते हैं जीएसटी तो लगता ही है। एज फॉर एग्जांपल पेट्रोल डीजल जो भी आप खरीद रहे हैं तो उस पर भी तो आप टैक्स भर ही रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर कल होकर के कुछ बड़ा हुआ तो आप कार खरीदने गए तो वहाँ पर 28% तो जीएसटी दे ही रहे हैं, और बाकी और भी अलग अलग टैक्सेस है। तो जब इतना तरह का टैक्सेस है और उस पर मान लीजिए दोस्तों चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, और बदले में अगर आपको सर्विसेज अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक सोचने वाला फर्स्ट ऑफ ऑल बात है। तो आज हम लोग डिटेल्स में कुछ चीज़ों को देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो इफ सपोज अगर आप एक प्रॉपर्टी बाई करते हैं मान के चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपका जीएसटी है ओनली फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, रिमेंबर। देन आपका एक स्टैम्प ड्यूटी हो जाएगा, उसके बाद आपको जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो एक टैक्स लगाती है, हाउसिंग सोसाइटी का एक अलग सा टैक्स लगता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है उसके ऊपर जो है लगता है स्टैम्प ड्यूटी। देन इसके बाद अगर वो प्रॉपर्टी ऑनरशिप पे है तो वहाँ पर आपको एनुअल टैक्स पे करना रहता है, म्युनिसिपल टैक्स मैंने ऑलरेडी बताया। देन फिर फाइनली अगर वो प्रॉपर्टी को आप सेल करते हैं, तो यहाँ पर आपको लगेगा कैपिटल गेन टैक्स। मतलब अगर वो प्रॉपर्टी आपका 1 साल से नीचे वाला है तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म हो गया, अगर उससे अबव वाला है तो वो लॉन्ग टर्म में चला गया, मतलब जो बेसिकली हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स कह सकते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि अक्सर मेट्रोपॉलिटन शहर में, खासकर मान के चलिए आपके बॉम्बे और दिल्ली जैसे शहर में क्या होता है कि एक पार्टिकुलर फ्लैट का जो कीमत हो जाता है वो काफ़ी ह्यूज हो जाता है, करोड़ों रुपए में बिकता है। और किसी किसी प्लेसेस में तो आप मान के चलिए कि 50 करोड़ 80 करोड़ भी चला जाता है। इनफैक्ट नोएडा या गुड़गांव के एरिया में इनफैक्ट यहाँ पर आपको जो भी है मिलता है। अब मान के चलिए कि ये तो प्रॉपर्टी टैक्स का मामला हो गया, जहां पर आप शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, हर चीज़ों में जो भी आप दे रहे हैं। अब इसी हिसाब से मान के चलिए कि अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा हो गया और आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं मान लीजिए कि शेयर बाजार में, तो वहां पर एक टैक्स लगता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। अब ये जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है ये लाने वाले कौन है, तो पी चिदम्बरम साहब है, ठीक है, जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है भारत के। लेकिन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जब पी चिदम्बरम साहब भारत में लाए थे तो इससे पहले जो चल रहा था वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो चल रहा था, तो उसको उन्होंने हटा दिया था, एग्जेम्प्ट कर दिया था। और फिर से दोबारा फिर क्या हुआ था कि अरुण जेटली साहब ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लाया जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स पे लगता है, बट साथ साथ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ये भी जो है वो हटा नहीं, ये भी जो है साथ साथ चला, यानी कि डबल टैक्स हो गया। एक हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक हो गया सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो शेयर बाजार में आप जो शेयर जो है परचेज या सेल करते हैं उसके ऊपर जो ओवरऑल लगता है। और 2024 का जो बजट आया इसमें आप सभी लोगों को पता होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन या शेयर मार्केट में जो भी आप खरीद बिक्री करते हैं उस पर टैक्स जो है आपका थोड़ा सा जो है बढ़ चुका है। अब वो थोड़ा सा नहीं है दोस्तों, इट्स ए बिग इम्पैक्ट, ये रिमेंबर रखिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी पार्टिकुलर इन्वेस्टर है और स्पेशली जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो अब निवेश नहीं करेंगे भारत के, मतलब करेंगे हो सकता है मे बी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन जितना ज़्यादा पहले कर रहे थे। और स्पेशली अगर हम भारत की बात करेंगे तो जो हमारे यूथ थे पिछले कुछ सालों में देखा गया कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर बाजार में काफ़ी इन्वॉल्व हो चुके थे। लाइक अगर हम बात करें ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, ऐसे कई सारा जो है आपका प्लेटफॉर्म था जिसके माध्यम से वो लोग जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि ये शेयर मार्केट का जो मामला है जिसमें यूथ जो पैसा लगाता था, इन्वेस्ट करता था, अब वो भी थोड़ा सा थमेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, टैक्स जो है इंक्रीज हो गया।
और कई सारे जो इन्वेस्टर्स है वो आप सिंगापुर जैसी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर टैक्स का जो रेट है वो ऑब्वियसली कम है ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल। और आप सभी को ये पता होगा कि पूरे वर्ल्ड की जो टॉप 100 स्टार्टअप कंपनी है, जिसमें से टॉप 30 स्टार्टअप कंपनी है, उसके फाउंडर भारत के हैं और उनका मैक्सिमम जो कंपनी है वो आपका दुबई में है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। तो इस पर सोचना एक बहुत बड़ी चीज़ है। देन अगर हम नेक्स्ट मूव करेंगे दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेट टैक्स की तरफ, तो कॉर्पोरेट टैक्स की अगर हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स में, तो कॉर्पोरेट टैक्स में नॉर्मली क्या हो गया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई फॉरेन की कंपनी है एज फॉर एग्जांपल, और वो भारत में चाहती है कि हम अपना कंपनी ओपन करें, और अगर मान लीजिए वो 100 रुपये कमाती थी, तो 100 रुपये में उनको 40 रुपये जो है वो टैक्स पे करना था, मतलब कि 40%। अब इसको इस बार के बजट में रिड्यूस करके 35% कर दिया गया है। मतलब अगर आप 100 रुपया प्रॉफिट कर रहे हैं तो 35 रुपीज़ भारत सरकार को पे करना होगा। अब आपको एक छोटा सा डेटा हम दिखाते हैं कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर के। देखिए मेरे सामने में आपको एक स्क्रीन में दिख रहा होगा अलग अलग इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के बारे में, जिसमें हम जो डेवलपिंग कंट्री उसके बारे में बात करेंगे। खासकर अगर हम एशिया में बात करें, देख लीजिए मिडिल ईस्ट की एक जो छोटा सा पॉइंट है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, तो साल 2022 में जो टैक्स रेट था कॉर्पोरेट का वो 0% था, इसको 9% जो है कर दिया गया है 2023 में। अब ये जब 9% हुआ है आपका 2023 में, तो उसी के कंपेयर में अगर हम भारत की बात करेंगे तो राइट वो कितना है 35% है। तो इसीलिए हो क्या रहा है कि बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है फॉरेन की, वो अपना जो कंपनी है वो स्विच कहाँ पे कर जा रही है, वो अलग अलग मिडिल ईस्ट की कंट्री में या स्पेशली सिंगापुर में स्विच कर रही है, बिकॉज वहाँ पे टैक्स रेट थोड़ा सा कम है। और इस बार इन्वेस्टर को इंस्पायर करने के लिए 5% रिडक्शन जो किया गया है 40 से 35 में, तो मुझे नहीं लगता है कि वो निवेश अब जो होगा ओवरऑल, क्योंकि उन लोगों का जो भी प्रेफरेंस कंट्री बन चुका है वो सिंगापुर और दुबई जैसी कंट्री जो है ओवरऑल बन चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या लग रहा है। अच्छा देखिए हमारे बाजू में बांग्लादेश है जो अभी राइट नो सिविल वॉर में इन्वॉल्व है कम्प्लीटली। वहाँ पर आप टैक्स देख लीजिए 27.5% है, मतलब हम लोगों से भी कम है। अगर हम 35 में भी कम कर देंगे तो आप देख लीजिए कितना हो जा रहा है, 7.5% के आसपास वहाँ पे कम हो जा रहा है। और ये बहुत बड़ी चीज़ होता है, 7.5%, 8% जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा दोस्तों अगर हम नेक्स्ट ऊपर जाएंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए बेलारूस नाम की एक कंट्री है। बेलारूस यूरोप की एक छोटी सी पार्ट है, काफ़ी फेमस है बेलारूस। बेलारूस में जो कॉर्पोरेट टैक्स है 2023 का देखिए 20% है। अगर हम यूके की बात करेंगे, इंग्लैंड की, तो देखिए 25% है। नॉर्थ अमेरिका में आ जाइए आप तो 22%, देन आपका 28% है। इनफैक्ट क्या है कि अमेरिका से भी जो है हमारा ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके कारण वर्ष क्या हो रहा है कि जो भी फॉरेन कंपनी है वो भारत में नहीं आने की वजह से किसी और कंट्री में चली जा रही है, जिसकी वजह से जॉब्स भी नहीं मिल पा रहा है। स्पेशली अगर हम बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर में, राइट नाउ जो अनाउंसमेंट हुआ बजट में कि एमएसएमई सेक्टर में जो एक कैटेगरी होता है तरुण के नाम से, जिसमें मुद्रा लोन मिलता है ओवरऑल, तो वो 20 लाख जो है बढ़ा दिया गया है। पहले 10 लाख था, अभी 20 लाख कर दिया गया है। लेकिन मेरा सिंपल ये सवाल है कि ये लोन किसको मिलेगा पता है? जिसका पहले अर्लियर कोई बाकी नहीं रहेगा उसी को ये लोन जो है ओवरऑल मिल सकता है। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा नौकरी किस में है? एमएसएमई सेक्टर में है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में है। आप लोगों को याद होगा इलेक्शन से पहले टेस्ला कंपनी भारत में आने वाली थी, लेकिन वही कंपनी कहाँ चली गई है? चाइना चली गई है। तो कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर के भी कुछ ना कुछ चिंता है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फाइनेंशियल जो एसेट्स होता है उसके ऊपर। अब हम थोड़ा सा बात कर लेंगे गोल्ड के ऊपर में, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा बात कर लिया जाएगा पेट्रोल के प्राइजेस के ऊपर में। हालांकि पेट्रोल और डीजल जो है आपके जीएसटी में नहीं है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है उसका भी तो कारण है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आइए चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। और यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए कि जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको लेने का मन है कार, और आपका एक पसंदीदा कार है, एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए एमजी का, या कोई भी ब्रांड आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कार लीजिएगा तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए भारत में जो आपको टैक्स पे करना होगा वो जीएसटी के रूप में 28% है। ये तो नॉर्मल इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन इसके बाद भी कुछ हिडन टैक्सेस है जो ऑलरेडी मैं आपको बताऊंगा। चाइना में लगता है वैट, कितना है? 16%। जापान में बात करेंगे तो कंजम्पशन टैक्स लगता है 10%। यूएसए में नो इनडायरेक्ट टैक्स, और जर्मनी में आपका वैट लगता है 19%। ये डेटा है आपका यूरोपियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। अब हम थोड़ा सा बात कर लेंगे,
थोड़ा सा बात कर लेंगे दोस्तों आपका कार के मैटर्स को लेकर के। देखिए यहाँ पर हमारा एक छोटा सा टेबल है, ये स्पेशली भारत का ही है। देखिए यहाँ पर क्या मामला है, अगर आप स्मॉल कार ले रहे हैं मतलब कि लेस देन 1200 सीसी पे ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको 18% जीएसटी लगेगा और 1% आपका सेस हो गया। देन इसके बाद अगर आप मोटरसाइकिल ले रहे हैं या स्मॉल कार ले रहे हैं लेस देन 1500 सीसी का, तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका 18% जीएसटी और प्लस आपका 3% एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा और हम आगे आएंगे, मोटर व्हीकल जो लार्ज व्हीकल है आपका, वहाँ पर देखिए 28% का जीएसटी और 20% आपका सेस। और फिर हम एसयूवी में अगर आ जाएंगे दोस्तों तो 28% जीएसटी और 22% का सेस आपका यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो रहा है कि जो कार का बेसिक प्राइस है उसको ऐड करते हुए फिर आरटीओ का चार्जेस, इंश्योरेंस का चार्जेस, एडिशनल चार्जेस, ये सब चीज़ मिला उला जला के क्या हो जाता है कि मान लीजिए कि जो कार अगर 12 लाख का है तो वो कम्प्लीटली 18-19 लाख हो जाता है। अब फिर कार पे आप बैठिएगा, अब फिर कार जो है, कार पे बैठने के बाद कार वो फिर जो है चलेगा, चलने के बाद उसमें तो पेट्रोल भराना होगा और जैसे ही आप पेट्रोल भराइएगा तो फिर वहाँ पर भी आपको एक टैक्स पे करना होगा जिसका नाम है वैट या फिर कह सकते हैं सेल्स टैक्स। अब उसका अगर हम पूरा प्राइजेस देखेंगे तो ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, 2021 का है, लेकिन फिर भी इसको हम थोड़ा सा बैलेंस करके आपको बता देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस मान के चलिए आपके बेस प्राइस 29 के आसपास है बॉम्बे जैसी शहर में, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि सेंट्रल टैक्स कितना लग रहा है और स्टेट टैक्स कितना लग रहा है, और साथ साथ जो डीलर का कमीशन होता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल एचपी या फिर आपका भारत पेट्रोलियम, ये सारी जो कंपनी एक डीलर है जो अपना कमीशन काटती है, तो टोटल अगर हम मिला देंगे पर लीटर का प्राइस तो 93.24 हो जाएगा। यानी कि जो पेट्रोल का प्राइस मान के चलिए कि 29 रुपये के आसपास था, उसमें सेंटर और स्टेट दोनों का टैक्स लग करके और डीलर का कमीशन लग करके वो कितना हो गया, 93 हो गया। और अभी का अगर हम डेटा की बात करेंगे बिल्कुल रिसेंट्स का, तो देखिए पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस होता है वो स्टेट वाइज होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कोलकाता की अगर हम प्राइस की बात करेंगे रिसेंट्स में तो 106 रुपये 3 पैसा था, बीच में 2 रुपये कम हुआ था, आप लोगों को याद होगा। और उसी तरह से डीजल का जो प्राइस था वो आपका 92 के आसपास था। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि इसमें तो टैक्स जितना ज़्यादा जो भी लग रहा है अल्टीमेट उसका इम्पैक्ट मेरे और आपके लाइफ में पड़ रहा है। लेकिन एक सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है? अगर आपका पर कैपिटा इनकम मतलब एक दिन में आप कितना कमा रहे हैं अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो आपका मंथली भी नहीं बढ़ रहा है। और अगर आपका मंथली इनकम नहीं बढ़ रहा है मान के चलिए और आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको हो जाएगा कर्जा यानी कि लोन। और जब आप लोन भी लेने जाइएगा बैंक से तो वहाँ पर भी आपको लगेगा फिर जीएसटी फर्स्ट ऑफ ऑल। और इन सारे चक्रों में अगर आपको सर में दर्द होने लगेगा तो आप लीजिएगा पैरासीटामोल, और जैसे ही पैरासीटामोल खाइएगा तो मेडिसिन के ऊपर भी लगेगा क्या आपका 12% का जीएसटी। और इन चक्रों में मान लीजिए कि ज़्यादा तबीयत खराब हो गया किसी का भी मान लीजिए तो उनको हॉस्पिटल जाना होगा, और हॉस्पिटल में जैसे ही जाइएगा तो हेल्थ के रिगार्डिंग वहाँ पर भी आपको लगेगा जीएसटी। अब मान लीजिए कि इन सारी चीज़ों से आपको स्वस्थ रहना तो पढ़ाई करना होगा कुछ ना कुछ अच्छा ताकि नॉलेज मिले स्पेशली, और एजुकेशन में भी आपको लगेगा 18% का जीएसटी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो देखिए सवाल ये है दोस्तों कि अगर आप और हम टैक्स पे कर रहे हैं बट बदले में हमको सर्विसेज मिलना चाहिए, चाहे जो गवर्नमेंट हो, प्रेजेंट हो या इससे पहले का हो, वो एक अलग सा मैटर है। सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर क्या कर रहा है कि सर्विसेज जो है वो क्वालिटी होना चाहिए, लाइक एडुकेशन में, लाइक हेल्थ में। देन इसके साथ साथ और भी जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वहाँ पर ये सर्विसेज का जो मैटर है उसको अच्छा होना ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये तो ब्रेकअप था आपका पेट्रोल के प्राइजेस का। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, जैसे रिसेंट्स में क्या हुआ था कि कस्टम ड्यूटीज़ में थोड़ा बहुत कम किया गया। कस्टम ड्यूटीज़ में जो बेसिकली दोस्तों एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगर मान लीजिए कि कोई सामान अगर बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है या फिर मान लीजिए एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से, तो उस पर कस्टम ड्यूटी नॉर्मल एक लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप लोगों को याद होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, तो हम एक गोल्ड का एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, सोना का। इससे पहले क्या हो रहा था, जब इस बार बजट आया उससे पहले क्या हो रहा था कि गोल्ड के इंपोर्ट पे 15% जो है आपका लगता था कस्टम ड्यूटी, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी जिसको कह सकते हैं। इस 15% में जो है आपका 10% लगता था नॉर्मल कस्टम ड्यूटी और 5% आपका लगता था दोस्तों एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, डेवलपमेंट सेस, ये आपका बेसिकली लगता था 5%। तो 10-5 हो गया 15% और 3% आपका जीएसटी ज्वेलरी जो भी आपका लगा तो 18% हो गया। तो गवर्नमेंट इस बार का क्या की है
कि 6% जो है इसको कर दिया गया है, मतलब 15 से जो है डायरेक्टली 6% कर दिया गया है, जिससे कल होकर के अगर गोल्ड का डिमांड हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और इंपोर्ट होने से फिर क्या होगा कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर पे करना होगा। अब आगे देखिए कि इसमें क्या होता है। इससे एक चीज़ तो तय है आपका कि गोल्ड का जो प्राइजेज है वो लगभग मान के चलिए कि 4000 से 4500 रुपये कम हो जाएगा। बाकी आगे देखिए इसमें क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने कई बार न्यूज़ सुना होगा कि कई लोग जो है गोल्ड का स्मगलिंग कर रहे हैं, कहीं कुछ और भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो भारत में देखिएगा कि कुछ अगर हम टैक्स की प्रोविजंस की बात करेंगे तो देखिए ये डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन है, जिसमें आपका इनकम टैक्स, देन आपका कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है, फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स जिसका दो पार्ट है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इसके बाद इनडायरेक्ट में बात करेंगे तो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, और अभी एक सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका जीएसटी, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया। तो ये सारा एक टैक्स का फॉर्मेट्स है। उसके बाद भी अगर हम बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी, स्टेट टैक्स, होर्डिंग टैक्स, गैम्बलिंग टैक्स, लॉटरी टैक्स, मतलब अलग अलग तरह का जो भी टैक्स है दोस्तों। तो मेरे वीडियोस बनाने का बस सिंपल ये मकसद था दोस्तों कि जो अलग अलग प्रकार से टैक्स लिया जा रहा है क्या उस क्वालिटी का सर्विसेज मिल रहा है। अभी राइट नाउ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे जो भी खर्चा किया गया, जो भी बजट्स आया राइट नाउ, लेकिन आज से कुछ ही समय पहले आपको याद होगा कि बिहार में टोटल 6 पुल जो ब्रिजेस है वो कॉलेप्स किया है। अब हम मान लीजिए कोई अगर पुल कॉलेप्स हुआ और फिर दोबारा से उस पुल को बनाया जाएगा तो खर्चा कहीं ना कहीं होगा, और टैक्स का जो पैसा मेरा और आपका वही ना लगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्यों ना हम लोग उस पुल को अच्छे से बनाएं, दोबारा क्यों खर्चा किया जाएगा, उसका अल्टीमेट बर्डन्स तो हमारे ही ऊपर पड़ेगा या आपके ऊपर ही पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस पर सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया जा रहा है तो करप्शंस पे भी कंट्रोल होना चाहिए, टैक्स का बेस बढ़ाना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो फैसिलिटी और सर्विसेज उसको इम्प्रूव करना होगा। तो इसी तरह बातों से मैं आपके सामने से अलविदा लेता हूं। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।